हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEVAE 181। ये बेसिकली MCQ फॉर्म में आता है, जिसमें 50 MCQs आपके आते हैं और आपके पासिंग स्कोर मार्क्स जो होते हैं वो 18 मार्क्स होते हैं। बेसिकली बच्चे इसमें क्या चाहते हैं कि वो इस पर ज़्यादा टाइम ना दें, ताकि मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं वो। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आपको लास्ट के 2 या 3 सेशन के एग्जाम पेपर्स को उठा लीजिए और उनको क्या कीजिए, उनके क्वेश्चंस के टॉपिक्स को पढ़ के चले जाइए। क्वेश्चंस को अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, तो हो सकता है वो रिपीट ना हो। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा। तो उसी बेसिस पे आज हम इनको कवर करने वाले हैं, उनके टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, Which of the following is not one of the 17th Sustainable Development Goals? सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ये क्या होती है अपने पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना ही क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स थे वो बेसिकली क्या क्या थे, अगर उनकी पूरी बात की जाए तो मोबिलाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसके लिए? ताकि हम ये जागरूकता फैला सकें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली सारी डेवलपमेंट कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो अपनी हैं, उन्होंने ये क्या किया था, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अप्लाई किया था, जिसके अंदर जेंडर इक्विटी का कोई भी रोल नहीं था। ये कोई गोल उन्होंने सेट नहीं किया था। ऑब्वियसली यार, जेंडर इक्विटी का रिसोर्सेज से क्या लेना देना हो जाएगा ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट? सिटीज, लेक्स, ऑर्काइड्स एंड डैम्स। देखो यहाँ पे, देखो लेक्स तो हो नहीं सकता। लेक्स तो क्या होते हैं बेसिकली, और ऑर्काइड्स भी क्या होते हैं? फ्लावर्स वगैरह के चीजें होती हैं। तो ये तो बेसिकली नेचुरल होती हैं। इसमें सिटीज भी आ सकता है और डैम्स भी आ सकता है। नाउ यहाँ पे देखो, मैन मेड की बात की जाती तो डैम्स होता, यहाँ पे ह्यूमन मॉडिफाइड की बात हो रखी है तो मेनली इसके अंदर सिटीज आता है। इसके अंदर दोनों ही ठीक हो सकते हैं, आप दोनों भी अप्लाई करके आ सकते हो, सिटीज एंड डैम्स। नाउ डैम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हम, सिटीज को ही इसका मेन आंसर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डैम्स एक बार बना लिए जाते हैं ना, तो उनको मॉडिफिकेशन उनकी काफी देर बाद होती है, काफी दिनों बाद होती है ना, ईयर्स लग जाते हैं। बट सिटीज क्या होती है, डे बाय डे मॉडिफिकेशन होती रहती है उसमें। तो ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है मॉडिफिकेशन में, सिटीज के अंदर ज्यादा होती है, इसलिए हम आंसर इसमें सिटीज को लगाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हु सेड दैट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरोन? ऑक्सीमोरोन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा, ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभासी शब्द। इसका क्या मतलब है भैया? अब ये एक और वर्ड ऐसा ले आए जिसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। विरोधाभासी शब्द का क्या मतलब होता है भैया? इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसे वर्ड्स, कोई ऐसा फ्रेज जो अपने आप को ही क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब अपने आप को ही गलत साबित करे। ये बात किसने बोली थी? ये बात हमारी किसने बोली थी? हरमन डेली ने ये बात कही थी। नाउ इन्होंने क्या कहा था? पूरा इकोनॉमिस्ट थे जो हरमन डेली थे, इन्होंने ये कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ऑक्सीमोरोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो कभी भी स्थायी रूप से नहीं हो सकती। डेवलपमेंट जो होती है वो कभी भी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वहां पे हमेशा ही इनकंसिस्टेंट रहती है, वो सस्टेनेबल रहती है, तो वो सस्टेनेबल कभी नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही वर्ड में यूज करोगे तो ये तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हरमन डेली एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बात बोली थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली यार, बायो जीवित चीजों से मतलब होता है। नाउ देखो, फर्स्ट है सेफ्रोट्रोप्स, वाटर, प्रोटीन्स, टेम्परेचर। देखो भैया, प्रोटीन्स क्या होते हैं और वाटर क्या होता है? ये होता है बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ये आपको पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वो एटम्स या मोलिक्यूल्स होते हैं, वो मोलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली कंपाउंड्स कह सकते हैं इनको हम, मोलिक्यूल्स, जो कि क्या करते हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? बॉडी की। बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है कि इन्हीं से मिलकर बॉडी बनी है। प्रोटीन से मिलकर ही सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल्स बनी होती हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं, देन आगे चल के पूरी ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होती है। पूरी ह्यूमन बॉडी ही नहीं, और भी जैसे हम बात करें प्लांट्स बॉडीज या एनिमल्स की बॉडीज, एनिमल में ही आते हैं बेसिकली ह्यूमन। तो नाउ इसके अंदर सेफ्रोट्रोप्स मेन आंसर होगा, क्योंकि सेफ्रोट्रोप्स क्या होते हैं? सेफ्रोट्रोप्स जीवित प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डेड जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो वो क्या होते हैं?
सेफ्रोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। नाउ आपने ये पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं भैया, ऑटोट्रॉप्स, हीटोट्रॉप्स और थर्ड वन क्या होते हैं, सेप्टोट्रॉप्स। तो ये उसी टाइप के एक बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए पार्ट जो कि सेफ्रोट्रॉप्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। नहीं जी, ये तो गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि जो भी इकोसिस्टम होते हैं उनके अंदर जरूरी नहीं कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हो। एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम के अंदर मर्ज भी कर सकता है। इसकी बात हम करें कि नो, नॉट ऑल इकोसिस्टम्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इकोसिस्टम ऑफन ट्रांजिशन इनटू ईच अदर ग्रेजुअली। ये क्या करते हैं कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से ओवरलैप हो सकता है, उससे मर्ज भी हो सकता है। जैसे मान लो हम बात करें एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ होती है उसका इंटरेक्शन ह्यूमंस के ऊपर भी होता है, ह्यूमन का इंटरेक्शन उनके ऊपर भी होता है, तो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज उनकी नहीं होती, तो ये तो गलत हो गई ऑब्वियसली। सेकंड की बात करें, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट एनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली ये बात हम बिल्कुल बोल सकते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट अपनी यही हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो ना, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि यही अपने को आंसर मिल गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिफरेंस को शो करता है। ऑब्वियसली यार देखो, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और साइज की बात करें, देखो ओशियन की बात करें, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, उसके मेजर जो उसके अंदर जो हम ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनको तो हमें उनकी तो हमें नॉलेज भी नहीं है, तो कितना साइज में बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। और एक नॉर्मल बात करें, छोटा सा एक पार्क मान लो, समझ लो, एक छोटा सा पोंड मान लो, समझ लो, तालाब मान लो, उसकी और उसकी साइज की और कॉम्प्लेक्सिटी का कितना डिफरेंस है, होता है भैया। तो रिप्रेजेंट है एनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस शो करता है। तो यही करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप कार्निवोर। इसके लिए आपको पहले फूड चेन को समझना पड़ेगा। फूड चेन क्या होती है भैया? फूड चेन के अंदर सबसे पहले अपने आते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या आते हैं जी? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इनमें बेसिकली सारे क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि ज्यादातर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? अपने हर्बीवोर्स आते हैं। क्या आते हैं जी? हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो इनको ईट करते हैं। जैसे कि हम बात करें काउ, बफेलो, डियर, समझ रहे हो, ये क्या करते हैं? ये इन प्रोड्यूसर्स को, इन प्लांट्स को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए ना। उसके बाद अपने आते हैं कार्निवोर्स। क्या आते हैं जी? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं भैया? कार्निवोर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये अब इनको कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लो हम बात करें टाइगर की, लायन की, हाँ ऑब्वियसली ह्यूमंस की भी बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक ओमनीवोर कैटेगरी में आता है, तो उसको कार्निवोर में ही गिन लेते हैं। अब या इसको ओमनीवोर में भी यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आते हैं टॉप कार्निवोर्स। क्या आते हैं? टॉप कार्निवोर्स, जो कि डेड जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अपना वल्चर। क्या होता है? वल्चर। तो टॉप कार्निवोर में क्या आते हैं? वल्चर। वल्चर क्या होते हैं भैया? गिद्ध। जैसे आपने बहुत ऐसी जगह देखे होंगे, चील, कौवे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स तो नहीं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनका मांस खाते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वल्चर। तो यहाँ पे आप फूड चेन को भी देख सकते हैं, इसमें आपको देख सकते हैं कि टॉप कार्निवोर के अंदर क्या आते हैं? वल्चर आता है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन अपने पास क्या है? द मेन रिजर्वोयर ऑफ सल्फर इज इन द बायोस्फीयर इज। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? कि अपना नेचर जो अपना है जिसमें हम रह रहे हैं, तो किसका? सल्फर का मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं जहां पे पाया जाता है? बेसिकली रिजर्वोयर का मतलब वही होता है। तो क्या होते हैं भैया? ओशियंस में भी एक अच्छी खासी अमाउंट पाई जाती है, बट मेन क्या होता है? मेन होते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब रॉक या अर्थ के अंदर जो पाया जाने वाली जो अपने मिनरल्स होते हैं, उन्हीं में से सल्फर भी एक मिनरल है। तो इसके अंदर सल्फेट रॉक्स के अंदर पाया जाता है ज्यादातर। तो अब ये भी याद रख सकते हैं किसके अंदर पाया जाता है? सल्फेट रॉक्स के अंदर। ना देखो, ओशियंस के अंदर भी एक अच्छी खासी अमाउंट में सल्फर पाया जाता है, बट यहाँ पे ना मेन पूछा गया है, तो सबसे टॉप की हम बात करेंगे। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? द मेन रिजर्वोयर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज रॉक्स, पार्टिकुलरली सल्फेट रॉक्स। तो ये अपना 7th क्वेश्चन है। नाउ 8th क्वेश्चन की हम बात करें, हमलॉक एंड मेपल्स आर फाउंड इन। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये दो प्लांट्स की कैटेगरी होती है। तो ये कहां पाए जाते हैं? ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टेम्परेट। अब यहां पे आप देख लीजिए भैया, टेम्परेट के तो क्या है? 3 है। सबसे पहले कोनीफेरस फॉरेस्ट का आपको पता होगा, ऐसे फॉरेस्ट जिनके जो पेड्स होते हैं उनके ऊपर कोन टाइप बनी होती है, तो ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? ऑब्वियसली हिमालयन टाइप एरियाज में पाए जाते हैं, बेसिकली हिली एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे बर्फ गिरती है। और क्यों होता है कोन टाइप शेप? कोन टाइप शेप इसलिए होती है क्योंकि जब इस पे बर्फ गिरे इन पे, तो वो क्या करें? इन पे ठहर ना जाए, ताकि बर्फ जो है उसके ऊपर रुके ना, नीचे आ जाए। तो इसीलिए उनकी जो शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है और उनका नाम होता है कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक है जी। नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर ये कैटेगरी पाई जाती है। अब ये आपको याद रखना होता है, हेमलॉक एंड मेपल्स। नाउ
मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन, ऑन विच एनिमल कैलोटस एंड यूरोमेस्टिक्स। अब ये अलग अलग नाम होते हैं, इनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, ये छिपकली टाइप के जीव होते हैं जो कि किस में पाए जाते हैं भैया, डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस एनिमल के ऊपर ये दोनों अपनी डाइट को रखते हैं। मतलब क्या है कि ये जो अपनी एनर्जी है, मतलब किसको खाते हैं यार, ये ऑब्वियसली डेजर्ट्स के अंदर। तो ये किसको खाते हैं, ये एक जीव होता है जो हम यार यहाँ पे हम टिड्डी बोलते हैं ना, या राम की गाय भी बोला जाता है उसको कई जगह पे, समझ रहे हो। तो वो अगर आप उसकी देखें, फोटो देखें, तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप का होता है। और ये जो आपके हैं जो एनिमल्स हैं डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, कैल्टोस और रोमेस्टिक्स वाले, तो ये जो दोनों हैं ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिकली क्या है, तो इस जो टिड्डी होती है राम की गाय, इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, डेजर्ट लूकोस्ट। तो ये इनके ऊपर डाइट अपनी रखते हैं। तो ये था अपना 9th क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करें, ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर। रूटेड प्लांट्स पे कौन से जो है अटैच रहते हैं, देखो भैया, प्लैंकटन होते हैं और नेक्टन होते हैं और न्यूस्टोन होते हैं। ये बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले। तो पानी में पाए जाने वाले होते हैं, तो भैया स्टेम और रूटेड पे अटैच होने की तो बात ही नहीं है ना। सो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार इसको ना देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एलिमिनेशन से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये जितने भी हैं देखो, इसमें ये क्या होता है, ये स्विम जो है नहीं कर सकता वाटर के अंदर, ये ऐसे ही पड़ा होता है। ये स्विम कर सकता है, और ये जो होता है, जो ओशियंस होते हैं उनके टॉप सरफेस पे पाया जाता है, टॉप सरफेस पे रहता है, एज फ्लोट करके रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, बट ये जो ऐसा होता है जो क्या करता है, इनके ऊपर अटैच रहता है, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर और रूट्स के ऊपर, रूटेड प्लांट्स जहां प्लांट्स होते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या होता है, द एग्जांपल ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का क्या मतलब है, इकोसिस्टम तो आपको समझ में आया होगा ना भैया, जहाँ पे एक पूरा क्या होता है, पारितंत्र नाम से चीज होती है। इसका हिंदी में मतलब होता है पारितंत्र। मतलब क्या है इकोसिस्टम का, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके आपस में लाइफ को पॉसिबल बना रहे हो। तो फ्रेश वाटर क्या होता है आपको पता है। लोटिक का मतलब समझो आप, लोटिक का क्या मतलब होता है, रनिंग। लोटिक का क्या मतलब होता है, रनिंग। रनिंग मतलब बहता हुआ फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम का एग्जांपल अपने को देना है। लेक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लेक के अंदर पानी ठहरा होता है। पूल नहीं हो सकता है। स्वैम्प क्या होता है, स्वैम्प को समझो, स्वैम्प क्या होता है, ये फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एक वेटलैंड का एग्जांपल होता है। फॉरेस्ट में मिलती है, क्या होती है, एक वेटलैंड होती है। इसके अंदर भी जो पानी होता है, देखो इसके अंदर पानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है। बस ये हमें पता होना चाहिए कि वो फॉरेस्ट किस एरिया में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका तो एग्जांपल एक ही हो गया, रिवर। रिवर क्या होता है, फ्लोइंग वाटर होता है और फ्रेश वाटर होता है। नाउ 12th क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को आपको समझना पड़ेगा, क्या होते हैं भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यू नहीं किए जा सकते। रिन्यू नहीं किए जा सकते मतलब क्या है, नहीं रिन्यू करे जाने का मतलब है कि दोबारा नहीं बनाए जा सकते। बनाए तो जा सकते हैं, बट उनको बहुत साल लग जाएंगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे। उसके लिए अपने को इतना वेट अप कौन करेगा, समझ रहे हो ना आप इस चीज को। जैसे कि मान लो हम बात करें, मिनरल डिपॉजिट्स हो गए, इसका एग्जांपल तो मेनली मिनरल डिपॉजिट हो गया। वैसे अगर आप बात करो, जैसे मान लो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को, फॉसल फ्यूल्स हो गए, ये जितने भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, नए नहीं बनाए जा सकते। बनाए तो जा सकते हैं, बनाए तो जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं शेर, उनके बच्चे जो होते हैं वो आते रहते हैं ना, नई जनरेशन आती रहती है। नाउ एक्वेटिक लाइफ भी नहीं हो सकता, फॉरेस्ट भी नहीं हो सकता। फॉरेस्ट में यार हम वाइल्ड लाइफ की भी बात कर लें तो वो तो आ ही गया। फॉरेस्ट में अगर हम फ्लोरा की बात करें, मतलब पेड़ पौधों की बात करें, तो वो भी तो हम ग्रो कर सकते हैं ना, नए पेड़ लगा सकते हैं बीज के साथ। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनमें नई रिन्यू हो जाएंगी वो चीजें। बट मिनरल डिपॉजिट्स जो होते हैं, मिनरल डिपॉजिट में अब आप बात करो क्या क्या हो सकता है भैया, आयरन का मिनरल डिपॉजिट हो सकता है। अब आयरन भी तो मिनरल ही है ना यार एक। सल्फर की हमने अभी लास्ट बात करी थी कि भैया रोक में पाया जाता है, सल्फेट रोक में। तो वो सारी चीजें वो रिन्यू नहीं की जा सकती है, उनका एक बार यूज हो गया तो हो गया। ऐसे ही जैसे फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं, ये भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर फॉसल फ्यूल्स होता तो फॉसल फ्यूल्स इसका आंसर हो जाता। नाउ 13th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी इज। देखो भैया, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप तो यार 3rd 4th क्लास के बच्चे के भी बराबर नहीं हो। क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि जो डेजर्ट सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि उसमें वहाँ पे ना तो पानी में बारिश वगैरह होती और ना ही वो फसलें उगाने के लिए पर्याप्त जो ईजी उसके अंदर फर्टिलिटी में मिनरल्स या जो अपने फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नहीं होते हैं उसमें। तो डेजर्ट सॉइल इसका एग्जांपल हो गया। बाकी कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो नाउ 14th क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें क्या है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर क्या होती है। सी वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये होती है 3.5%। अब ये याद करने की चीज है तो इसको आप याद करोगे।
3.5% सैलिनिटी होती है सी वाटर की, एवरेज सैलिनिटी। नाउ कहीं ज़्यादा भी हो जाती है, कहीं कम भी हो जाती है। जैसे मान लो एक डेड सी नाम की जगह है, डेड सी नाम का एक ओशियन है, वो उसमें जो सैलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज की। ठीक है जी। रेवाइन लैंड्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेवाइन लैंड्स आपको समझना पड़ेगा। रेवाइन लैंड्स क्या होते हैं, इनमें सबसे पहले तो ये समझो कि भैया सोइल इरोजन की वजह से बनते हैं, तो आंसर तो ये हो गया। अब क्या होता है सोइल इरोजन, इनकी जो ऊपर वाली जो परत होती है ना वो हट जाती है। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए आप ऐसे दिखते हैं आप। नाउ उसमें क्या होता है, ऊपर की सोइल की परत जो है वो हट जाती है और एक बंजर टाइप जमीन बन जाती है, इस पे क्रॉप्स वगैरह फसलें वगैरह उगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। देखो भैया 50% प्लांट स्पीसीज वर्ल्ड की किस में पाई जाएगी, ऐसे फॉरेस्ट के अंदर पाई जाएगी जो सबसे ज्यादा घने होंगे। तो इक्वेटर के पास उगने वाले फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन्हीं का नाम होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या नाम होता है इन्हीं का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये फर्स्ट एग्जांपल ही हो गया अपने पास, फर्स्ट आंसर ही हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये क्या होते हैं, ये इक्वेटर के पास उगते हैं जहां पे सनलाइट भरपूर मात्रा में होती है। अब आपको ये तो पता होगा ना, ये अगर अपनी अर्थ है जिसमें इक्वेटर होता है सेंटर में, अब ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो अर्थ जो होती है उस पर जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। तो सन की डायरेक्ट रेज जब इस पे पड़ती हैं तो यहाँ पे सनलाइट की कोई कमी नहीं है, और पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। दूसरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब सबसे ज्यादा बारिश होती है तो ऑब्वियसली यार पेड़ पौधों को पानी की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो घने होते हैं, वो ऐसे पेड़ होते हैं, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। यहाँ के पेड़ जो होते हैं वो 12 मास, मतलब 12 के 12 महीने ही पत्तों से घिरे रहते हैं और हरे हरे पत्ते उनके ऊपर आए रहते हैं। तो ये पेड़, यहाँ के जो ऐसे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें 50% ऑफ द प्लांट स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। फॉरेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता किसके अंदर, सबसे पहला है सॉइल फॉर्मेशन। नहीं भैया, इसके अंदर तो करता है। कैसे करता है सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनके फर्टिलाइजर्स वगैरह में जो हमारे डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके सॉइल के अंदर ही तो कन्वर्ट करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो होता है, वाटर कंजर्वेशन की भी हेल्पफुल होता है। ठीक है जी। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भैया ये हो गया। यहाँ पे देखो नोट पूछा था, डज नॉट पूछा था, तो रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनाते हैं, ये तो ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है ग्लूकोज C6H12O6, दूसरा क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। अभी ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और हम करते हैं रीजनरेशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी। नेक्स्ट जो अपना है 18th क्वेश्चन, इंडिया नीड्स डैश परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड। मतलब कितने परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट का एरिया होना चाहिए, तो ये होता है 33%। ये डिफाइन किया गया है, 33% जो लैंड का एरिया है वो फॉरेस्ट से ढका हुआ होना चाहिए इंडिया के अंदर, ये डिफाइन किया गया है। बट 25% से भी कम एरिया आज के टाइम पे इंडिया में फॉरेस्ट है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना फर्क आ रखा है, कम से कम नहीं तो 8 से 9%, 8 से 10% से भी ज्यादा का फर्क आ चुका है। हम फॉरेस्ट जो है वो काटते जा रहे हैं। तो गाइज फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, डिफोरेस्टेशन जो होता है वो बहुत गलत बात होती है। तो आप भी हो सके तो पेड़ पौधों को अपने आसपास हरा भरा ग्रीनरी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन प्रोवाइड्स जेनेटिक इंश्योरेंस। नाउ एक्स सितु कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए कंजर्व करी जाने वाली बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर जेनेटिक इंश्योरेंस के लिए। देखो भैया, अब इसके अंदर देखो टिश्यू कल्चर की बात नहीं कर सकते, ट्रांसलोकेशन की बात नहीं कर सकते, सोमेटिक सेल क्लोनिंग की बात नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए बचा के रखने के लिए हमने क्या किया है, इसमें आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा कि एक ऐसी जगह है जहां पे, जिसका नाम है सीड बैंक, वहां पे बहुत सारे सीड्स जो होते हैं, सीड्स मतलब बीज जो होते हैं, बहुत टाइप्स के बीज, लगभग सारी ही क्रॉप्स वगैरह के जो अपने सीड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन में अगर वहां पे एक्सटेंशन होता है उनका तो वो दोबारा जनरेट किए जा सकते हैं। तो जेनेटिक इंश्योरेंस एक्स सितु कंजर्वेशन के अंदर सीड बैंक होता है। नाउ नेक्स्ट अगर इसकी बात करें क्वेश्चन की 20th, तो ये क्या होता है, इन्वेसिव स्पीसीज विच कॉजेज स्किन एलर्जीज इज। कौन सी हैं जो स्किन एलर्जी को कॉज करती हैं। सो इसका आंसर अपना हो जाएगा 3rd। ये क्या होता है, एक फ्लावरिंग बीड होती है, एक ऐसा पौधा होता है जो स्किन एलर्जीज को कॉज करता है। अब ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये रिमेंबर, आपको मेमोराइज करने वाली चीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया।
फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। देखो भैया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनसे पहले एक पूरा टॉपिक होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, नेशनल पार्क्स का पता होना चाहिए, क्या होते हैं नेशनल पार्क्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। देखो भैया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट क्या क्रिएट किया जाता है, जंगलों की तरह आर्टिफिशियल एनवायरमेंट उनको दिया जाता है, ठीक है जी। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ को तो किया ही जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो अपना वाइल्ड लाइफ होती है उनको तो, और साथ साथ में प्लांट्स की भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इनमें वाइल्ड लाइफ भी की जाती है, नेशनल पार्क्स के अंदर एनिमल्स को भी किया जाता है, प्लांट्स को भी किया जाता है, और कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स होते हैं पुराने जो ऐतिहासिक होते हैं, हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं उनको भी किया जाता है, जैसे मान लो केव्स वगैरह हो गई, इन सब चीजों को। तो सबसे बड़ा क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, उन्हीं के अंदर क्या आते हैं नेशनल पार्क्स, और उन्हीं के अंदर क्या आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये अपने टॉपिक्स थे, ये आपको आई होप समझ में आए होंगे। तो फर्स्ट नाम अपने को बताना है। सुंदरबन जो होता है वो अपना एक डेल्टा है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसके अंदर रन ऑफ कच्छ और निकोबार आइलैंड भी नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी जो है वो अपना फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, जो कि अपने पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्रेजाइल हैबिटेट। फ्रेजाइल वर्ड का मतलब आपको पता होगा जो इजीली टूट सकता है। नाउ फ्रेजाइल हैबिटेट वर्ड का क्या मतलब होता है, फ्रेजाइल हैबिटेट या फ्रेजाइल इकोसिस्टम, दीज आर द हैबिटेट्स दैट आर हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस से हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस इनको मिलता है तो ये इजीली डैमेज और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो इसका जो अपने पास आंसर होता है इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्रेजाइल हैबिटेट का मतलब अपने पास है डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते फ्रेजाइल हैबिटेट्स में, बाकी सभी जो होते हैं वो फ्रेजाइल हैबिटेट्स होते हैं, नॉट कंसिडर्ड एज अ डेसिडियस फॉरेस्ट्स। नाउ 23rd पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का क्या मतलब होता है, जो कि इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाए, मतलब नेचर के अंदर गल जाए और खत्म हो जाए। तो वो क्या होता है, पेपर होता है, ये तो आपको पता है। पेस्टिसाइड्स नहीं हो सकते, प्लास्टिक नहीं हो सकता, रबड़ नहीं हो सकता, तो पेपर इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जो कि पोल्यूटेंट तो बेसिकली होता ही नहीं ना यार, जो बायोडिग्रेडेबल चीज होती है वो पोल्यूटेंट का में काउंट ही नहीं होती, बट यहाँ पे पूछ रखा है तो ऑब्वियसली पेपर होगा। नाउ 24th की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली इंडोर पोल्यूटेंट। इंडोर पोल्यूटेंट कौन सा होता है, जो अंदर पाया जाता है, तो वो अपने पास होता है। देखो, ओजोन नहीं पाई जाती, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है बट ज्यादातर तो बाहरी होती है ना यार। फॉर्मेल्डिहाइड इज ए प्रीडोमिनेंटली इंडोर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रीडोमिनेंटली नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब ये क्या होता है भैया फॉर्मेल्डिहाइड, आपको ये समझना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड इज ए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कहां पाया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज होता है। अब देखो, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो इंडोर ही होगा ना, बिल्डिंग मटेरियल तो यूज हुआ ही होगा ना घर के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, फर्नीचर वगैरह में यूज होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसलिए ये क्या है, इंडोर पोल्यूटेंट के अंदर इसको काउंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बट वो इतना ज्यादा तो नहीं होता है, हम ही उसको तो रिलीज करते हैं ना, वो तो प्रीडोमिनेंटली नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 25th की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब भैया लाइट, जो कि लाइट से सेंसेशन होता है, मतलब सेंसिबल होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या होता है भैया, ओजोन होता है, ये आपको याद रख लेना है, इजी चीज है। तो बेंजीन नहीं होती, सल्फेट नहीं होती, नाइट्रेट नहीं होती, बेंजीन तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो ओजोन होता है। अब अगर आपको ये बात पता करनी है कि फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट के बारे में अगर आप जाने, इस टॉपिक को आप पढ़ें, तो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स, जो किससे बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड से और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन से बनते हैं। तो किस किस से बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड हम बोल सकते हैं, ठीक है जी, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वीओसीज से मिलकर बनते हैं, इनसे मिलकर बनते हैं, और गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ओजोन ही है गैसियस पोल्यूटेंट। तो नाउ 26th क्वेश्चन की बात करें, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ। स्लज गैस कौन सी होती है भैया, ये बायोगैस की बात करते हैं अपन, कौन सी होती है, बायोगैस। तो स्लज गैस इज ए बायोगैस। बायोगैस किससे ज्यादातर बनती है, उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, ऑब्वियसली मिथेन यार, मिथेन ही तो बर्नेबल गैस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है, तो स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ मिथेन। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, अब मिथेन क्यों होती है, क्योंकि भैया देखो किससे बनती है, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये काऊ डंग वगैरह होते हैं, समझ रहे हो, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको कंपोस्ट पिट के अंदर डालते हैं, तो ये बनती है स्लज गैस, इसी को बायोगैस भी बोला जाता है। आजकल तो इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चलता है। नाउ 27th की बात करते हैं, हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ। हॉटस्पॉट्स कौन से रीजन होते हैं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉटस्पॉट आर रीजन नोन फॉर देयर एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी एंड हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। तो ये आपके पास क्वेश्चन ही होगा, हाई एंडेमिज्म के रीजन होते हैं।
अब हॉटस्पॉट्स होते क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि जो लाइन हमने अभी पढ़ी, जो चीज़ मैंने आपको बताया कि हॉटस्पॉट वाली जो बात है ये क्या होती है, तो हॉटस्पॉट्स वो रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ज़्यादा वास्ट वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है, वास्ट वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि यूनिक स्पीसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा यूनिक स्पीसीज पाया जाने वाला एरिया ही क्या होता है, हॉटस्पॉट्स होते हैं। यूनिक स्पीसीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, हॉटस्पॉट्स के ऊपर। तो हाई एंडेमिज्म का मतलब ही क्या होता है कि हाईएस्ट यूनिक स्पीसीज पाए जाने वाला एरिया, वास्ट वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसमें यूनिक स्पीसीज मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 28 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। इसका आंसर क्या होगा अपने पास देख लें, नो नॉट पूछा हुआ है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, इसमें जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इंडिया हैज 4 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है जी, ये भी तो अपना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अबाउट 33% ऑफ रिकॉर्डेड फ्लोरा इज एंडेमिक टू द, ठीक है जी, ठीक है, ये भी बात ठीक है। 33% ऑफ फ्लोरा मतलब क्या है, फ्लोरा आपको पता होगा, अब यहाँ पे पेड़ पौधों की उससे होती है, तो 33% फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए ना, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। इंडिया हैज 12 बायोजियोग्राफिक रीजन, नहीं जी, इंडिया हैज 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन होते हैं, बायोजियोग्राफिक रीजन जो होते हैं ये 10 होते हैं, यहाँ पे 12 दिया गया है, तो ये नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट में आएगा। अब नेक्स्ट तो हम बात करेंगे ही नहीं, हमने जो बात की जो ये 10 होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं भैया, क्लाइमेट होता है, सोइल होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है अपने अपने पास है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालयन है, हिमालयन है, डेजर्ट है, सेमी एरिड है, वेस्टर्न घाट्स है, डेक्कन पेनिनसुला है, गंगेटिक प्लेन्स है, नॉर्थन इंडिया है, आइसलैंड्स हैं एंड कोस्टल एरियाज हैं, कोस्ट्स हैं। तो ये जितने भी हमने बात करी 10 हैं, ये सारे होते हैं बायोजियोग्राफिक रीजन्स, जो कि 12 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये आपके पास रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं 29 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब भैया, बायोडाइवर्सिटी की नॉन यूज वैल्यू की हमें बात करनी है, तो कौन सी होती है, बिक्विट वैल्यू होती है। इसमें देखो एस्थेटिक वैल्यू कौन सी होती है, कल्चरल वैल्यू कौन सी होती है। देखो कल्चरल वैल्यू तो ट्रेडिशनल्स वगैरह, बायोडाइवर्सिटी के ट्रेडिशंस वगैरह, अब जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी कल्चर्स वगैरह ट्रेडिशंस वगैरह उतनी अलग अलग होंगे, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू कौन सी होती है, एस्थेटिक वैल्यू भी टूरिज्म वगैरह में काम आ जाती है। एस्थेटिक वैल्यू वो होती है कि जब हम किसी ब्यूटी को, ब्यूटीनेस को, जैसे मान लो ताजमहल को देखते हैं, उसका भव्य सौंदर्य को देख के, जैसे मान लो कश्मीर में जाके नेचर को देखते हैं, तो उससे मन की प्रसन्नता हो जाए, है ना, मन तृप्त हो जाए, हम ये बोल देते हैं। तो वो ऑब्वियसली यार उसी के लिए तो आते हैं टूरिस्ट, एक मतलब इन चीजों को देखने के लिए, तो उससे टूरिज्म बढ़ता है, तो वो तो यूज वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही अपने पास है नाउ, इसको हम बिक्वेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। नाउ क्या होती है बिक्वेस्ट वैल्यू, ये नॉन यूज वैल्यू होती है बायोडाइवर्सिटी की, इसका कोई भी यूज नहीं होता है। ये किससे रेफर होती है, प्रिजर्व करके रखना बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशंस के लिए, इसका ये मतलब होता है। अब यार बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करके रखोगे, उसका आज में क्या यूज है, नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन यूज वैल्यू में हम काउंट कर देते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30th है, 30th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखो भैया ये बहुत ही ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और ये आपको सबको पता है भैया। देखो सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज के अंदर मिलती है, मैंगो के अंदर। अब आपको ये पता है कि भैया कितने टाइप के मैंगो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, लंगड़ा आम, दशहरी आम, समझ रहे हो, बहुत टाइप के आम पाए जाते हैं। देखो चाय होते हैं, हाँ अलग अलग क्वालिटी की होती है। अब ये मत बोल देना कि भैया नीरज की चाय, टाटा की चाय, नहीं, वो क्वालिटीज अलग अलग नहीं है, वो ब्रांड वैल्यू अलग अलग है, ब्रांड नेम अलग अलग है, समझ लो। बट मैंगो की तो टाइप्स अलग अलग होती है ना, उनकी तो वैरायटी अलग होती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है, मैंगो की ज्यादा है, तो मैंगो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 31st क्वेश्चन। बायोमास गैसिफायर कन्वर्ट्स। अब यार देखो बायोमास गैसिफायर, इसका मतलब गैस के अंदर चेंज करेगा किसको, सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में चेंज करेगा, ठीक है जी। सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं अपने, अब जैसे मान लो इसकी बात करें अपन सॉलिड फ्यूल की, तो जैसे मान लो केले के छिलके हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गया, समझ लो, काऊ डंग वगैरह हो गया, है ना, उनको क्या करते हैं, गैसियस फ्यूल में चेंज करते हैं। मूविंग टू 32nd क्वेश्चन। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्सेज एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल को ही सोलर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोलर सेल। अब ये आपको पता होना चाहिए, फोटो का वर्ड जहां पे भी आ जाए वो रिलेटेड किससे होता है, लाइट से रिलेटेड होता है वर्ड। फोटो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, लाइट से। तो सोलर सेल होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, जो कि किसमें ऑब्वियसली किस टाइप की एनर्जी को यूज करते हैं, सन की एनर्जी को यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, सोलर एनर्जी को, और करते क्या है, सोलर एनर्जी से किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक केमिकल सेल्स वगैरह होते हैं, समझ लो, फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं ना। केमिकल सेल्स क्या होते हैं, केमिकल सेल्स किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं।
इसको अपन फोन की बैटरीज वगैरह में यूज करते हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। ऑयल का हाईएस्ट प्रोड्यूसर क्या होता है? अपर असम नहीं हो सकता, गल्फ ऑफ कैम्बे नहीं है, बॉम्बे हाई होता है। देखो भैया, बॉम्बे हाई ऑयल प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है, अप्रोक्स 40% ऑफ या 40 से 50% ऑफ क्रूड ऑयल की जो क्या होती है, अप्रोक्स 40 to 50% ऑफ क्रूड ऑयल की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करता है? बॉम्बे हाई करता है। इसके बाद अपना आता है राजस्थान, सेकंड नंबर पे क्या आता है? राजस्थान। क्यों? वो 22 से लेकर 25% ऑफ क्रूड ऑयल की जो फॉर्मेशन होता है वो करता है। ठीक है जी। नाउ 34th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड। वेस्ट मिनिमाइजेशन का मेथड इनमें से कौन सा नहीं होता है? सो प्रोसेस मॉडिफिकेशन मतलब चीजों को मॉडिफाई करना, तो यार वेस्ट तो मिनिमाइज हो रहा है ना, वेस्ट तो कम हो रहा है उससे। ठीक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन का तो एक मेथड होता ही है। एक होता है लैंडफिल, इसका आंसर लैंडफिल ही होगा। क्यों होगा लैंडफिल? चलो ये समझते हैं। लैंडफिल क्या होता है भैया? लैंडफिल के अंदर वेस्ट को मिनिमाइज करके उसको कम नहीं किया जाता। लैंडफिल एक ऐसा मेथड होता है जो वेस्ट को हम क्या करते हैं, एक जगह पे रख देते हैं, मतलब लैंड के अंदर डाल देते हैं। तो लैंडफिल इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। समझ रहे मेरी बात को? तो वेस्ट मिनिमाइज मेथड क्या होता है, उसका एम क्या होता है? रिड्यूस करना अमाउंट ऑफ वेस्ट को। बट लैंडफिल जो होती है वो क्या करती है? स्टोर कर लेती है वेस्ट को एक जगह पे। समझ रहे हो? तो वेस्ट मिनिमाइज मेथड ये नहीं है, यही पूछा था अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है? न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल होता है। इस मेथड से जो पीएच वगैरह होता है ना, जो एसिडिक वेस्ट या बेसिक वेस्ट होते हैं जिनके पीएच की बात होती है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन से अपन क्या कर सकते हैं, उनको सोल्टी फॉर्म में चेंज करके। अब देखो, अगर ज्यादा एसिडिक कोई वेस्ट है तो उसमें बेसिक ऐड करके क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन उसका कर देंगे और न्यूट्रल बना देंगे उसको, ताकि हार्मफुल नेचर उसका, हार्मफुल जो उसका नेचर है वो खत्म हो जाए। ठीक है जी। ऐसे ही अगर बेसिक बहुत ज्यादा क्या है, वेस्ट है, तो उसमें एसिड मिला के न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, तो ये तो होता है केमिकल ट्रीटमेंट, ये तो है। ठीक है जी। उसके बाद हैवी मेटल प्रेसिपिटेशन, ये भी होता है भैया। हैवी मेटल प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं, हैवी जो मेटल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब इसमें भी केमिकल्स यूज करते हैं, तो हैवी मेटल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट में यूज कर देते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन भी होता है। नाउ ऑक्सीडेशन जो होता है वो किस में किया जाता है? ज्यादातर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, किसके? गैसियस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, एटमोस्फेरिक जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करवा के और उनका नेचर जो है वो, हार्मफुल नेचर जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। कंडीशनिंग का एक प्रोसेस जो है वो नहीं होता है केमिकल ट्रीटमेंट में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 35th का जो अपने। अब इसमें आप ऑप्शन भी अगर देख के चलें, समझ के चलें क्या क्या होते हैं, तो आपको और अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट का जो मेथड है, डिस्पोजल है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो ज्यादातर कैसे किया जाता है? देखो भैया, इसके बात अगर हम करें, सी के अंदर भी हम उसमें डाल सकते हैं, डाल तो सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्मफुल हो जाएगा और वाटर वेपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, लैंडफिल डिस्पोजल होता है, लैंड के अंदर रख सकते हैं, या अंडरग्राउंड डिस्पोजल होता है। अब देखो, इसमें हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड डिस्पोजल। कौन सा मेथड यूज किया जाता है इसमें? अंडरग्राउंड डिस्पोजल। क्या होता है भैया अंडरग्राउंड डिस्पोजल? मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको अंडरग्राउंड किसी जगह पे हम रख देते हैं जो कवर होता है आउटर कंक्रीट की लेयर से, कंक्रीट की बोल से। अब आपको ये तो पता होगा ना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जब न्यूक्लियर एनर्जी से हम डील कर रहे होते हैं तो उनको भी किसके अंदर बंद किया जाता है? अगर आपने साइंस ले रखी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी, जो कंक्रीट की मोटी मोटी वॉल्स होती हैं उनसे हम उनको कवर करते हैं ताकि हार्मफुल रेडिएशंस बाहर ना आ सके। वैसे ही जब अंडरग्राउंड डिस्पोजल हम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हार्मफुल जो अपने क्या होते हैं, रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर वेस्ट की, वो बाहर नहीं आ पाती। देखो लैंडफिल में भी हम कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, जमीन के अंदर डायरेक्ट दबाने से ना किस पे अफेक्ट पड़ेगा, वहां के आसपास की सोइल पे अफेक्ट पड़ेगा, जो कि उसको बंजर भूमि बना देगी और हो सकता है वो बाहर भी आ सके। बट मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों से जब अंडरग्राउंड डिस्पोजल में हम करेंगे तब वो बाहर नहीं आ पाएगी, तो इसलिए अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इज ट्रू। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले, टॉक्सिक रेफर्स टू एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत बात है भैया। देखो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी अगर होती ना, तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस रखा हो तो आप उसको बाहर से ही देख के अफेक्ट हो जाओगे, बट ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। टॉक्सिक नेचर जो होता है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अंदर का मटेरियल टॉक्सिक होगा तभी तो पता चलेगा टॉक्सिक है। ऑयली स्लज हैज टू बी लैंडफिल्ड। नाउ सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑयली स्लज हैज टू बी लैंडफिल्ड। नहीं जी, लैंडफिल्ड के अंदर नहीं डाला जाता इनको,
क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है जी। तो जलाने को क्या बोलते हैं, इंसिनरेटेड, इनकर्नेटेड भी बोलते हैं कई बंदे इसको, प्रोनाउंसिएशन की बात हो जाती है। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास है, पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज डू नॉट जनरेट हजार्डियस वेस्ट, नहीं जी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कुछ पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि हजार्डियस वेस्ट भी क्रिएट कर देती हैं, समझ रहे हो। नाउ फोर्थ अपने पास है, हॉस्पिटल वेस्ट हैज टू बी इंसिनरेटेड या इनकर्नेटेड, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि उसको जला दिया जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेडिकल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट भी बोल देते हैं। क्या मतलब होता है, जैसे सिरिंज वगैरह होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको एक प्रोटेक्शन की जगह पे एक ऐसे एरिया में रखना होता है जिसमें मिनिमम उसकी वो हो जाए वॉल्यूम, और वो इजीली क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए उसको उनको जला दिया जाता है, तो इंटरनेटेड का प्रोसेस होता है। तो ये इसकी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है अपने पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्योटो प्रोटोकॉल, क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़े। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि 1997 में, अब ये भी आ सकता है आपके पास, कितने में आई थी, सन 1997 में आई थी। इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि अडॉप्टेड की गई थी 1997 में, जिसका एम क्या था, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन को रोकना। क्या करना, ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रही हैं इसको रोकना। अब ऑब्वियसली यार ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज का क्या हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है जी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले एटमोस्फेयर की लेयर समझो। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर के ही दो पार्ट होते हैं, इसी के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इसी को एक आइनोस्फेयर में और एक एक्सोस्फेयर में बांट दिया जाता है। एक्सोस्फेयर तो फिर बाहर की हो जाती है जो स्पेस से में खत्म होती है। नाउ इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊपर की लेंथ होती है वो 15 से 50 किलोमीटर के अप्रोक्स होती है, ठीक है जी। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, 0 से लेके 12 या 15 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। उससे ऊपर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। तो उस रेंज के अंदर अपनी क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, सेकंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो 15 से 50 किलोमीटर हो गया आपका अपना आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमंस। देखो भैया, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को ह्यूमंस के अंदर कर सकती है। तो मीथेन नहीं हो सकती, मीथेन गैस है। ओजोन नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती। ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस मानते हैं, बट कैंसर और कैटरेक्ट नहीं करती ना। कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो कई बंदों को ये दिक्कत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसर होता है। भैया नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से कभी कैंसर नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ऐसा पोल्यूटेंट होता है जो हाइपरटेंशन अगर ज्यादा हम कंज्यूम कर लें, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, समझ रहे हो, ये चीजें तो क्रिएट कर सकती है, बीपी वगैरह बढ़ा देंगी। बट कैंसर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड से, कैंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है जी। और स्किन कैंसर नहीं होता इनमें से। तो स्किन कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेज से। अब अल्ट्रावायलेट रेज को सन से जो आती है उनसे कौन अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर ओजोन होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्ट करती है और उसको वहीं पे रोक देती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो धरती पे आ जाए तो ह्यूमंस को या बाकी एनिमल्स को बहुत नुकसान होगा, उनको स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो कैटरेक्ट कर सकती हैं और कैंसर को भी, स्किन कैंसर को भी कॉज कर सकती है ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां क्वेश्चन। एयर एक्ट, जो हम प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की भी बात करते हैं, ये जो एक्ट है ये कब इनेक्ट किया गया था। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, 1981 दे रखा है, 1987 दे रखा है, 1974 दे रखा है, 1986 दे रखा है। नाउ इसमें आपको एक चीज समझने के गाइस, जो आपके पास ये एक्ट था ये 1981 के अंदर इनेक्ट हुआ था, ठीक है, और 1987 के अंदर ये लागू किया गया था और मतलब इसका मेन रोल के अंदर, प्ले रोल के अंदर आया था। बट इनेक्ट की बात करी जा रही है तो 1981 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड एट। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। होता क्या है ये प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक जुडिशियल बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करी गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 के अंडर में। तो 2010 में एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है जी, उसके अंडर में एक जुडिशियल बॉडी को सेटअप किया गया था। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि सिचुएटेड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन द ईयर, किस ईयर के अंदर ये किया गया था। तो ये था 1976 के अंदर।
1976 के अंदर किया गया था। और एक और चीज़ आप इसमें याद रख लीजिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंदर ये लागू किया गया था। ठीक है जी, ये भी आपका पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा गया ना ऐसे ये भी आ सकता है। अब ऑब्वियसली टॉपिक हो रहा है कवर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया गया था 1976 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था। नाउ 44th क्वेश्चन की बात करें, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज, डिजीज की टर्म यही होता है एटियोलॉजी। ठीक है जी, एपिडेमोलॉजी, वायरोलॉजी तो क्या होता है, वायरस की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है, वायरस की। एंटीबॉडीज की स्टडीज को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह की स्टडीज को क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी। एपिडेमोलॉजी किसको बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस वगैरह की स्टडी को बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। ठीक है, एटियोलॉजी किसको बोलते हैं अपन, डिजीज की ओरिजिन, इसी को ओरिजिन ऑफ कोज भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ कोज। इसका मतलब क्या है कि यार ऑब्वियसली होने की, डिजीज होने की का जो ओरिजिन हो रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, एटियोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द ताज ट्रेपीजियम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ताज ट्रेपीजियम क्या होता है, एक पूरा टॉपिक बनता है। ये एक ऐसा एरिया है ताजमहल के अराउंड, ताजमहल के अराउंड एक ऐसा एरिया है जिसको बाउंड किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पे ज्यादा पोल्यूशन वाली फैक्ट्रीज वगैरह जो चीजें हैं वो नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगे भैया, अप्रोक्सीमेटली 10,000 के अप्रोक्स स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्स एरिया है जो कि ताजमहल के एरिया के आसपास का है, आगरा के अंदर, जिसमें ये इंडिया के अंदर ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मोन्यूमेंट को, जो अपनी ताजमहल की बिल्डिंग है, अब आपने ये तो सुना होगा ना यार कि ताजमहल की जो बिल्डिंग है उस पर अफेक्ट हो रहा है वहां के एयर पोल्यूशन का, उसके ऊपर पीला पीला कुछ जो रंग है वो चढ़ने लग गया है उसके मार्बल के पत्थर पे, जो अपना संगमरमर का पत्थर है उसमें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज है जो उसके एरिया में लोकेट करने की मनाही है, तो वो क्या थी, ग्लास फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद, ग्लास फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 46th क्वेश्चन की, फ्लडिंग इन 2 कंट्रीज नेमली, जो अपने पास कंट्रीज के नाम पूछ रखे हैं, रिजल्ट इन 2/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट, मतलब 2/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट में जो आया था, मतलब बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, 2/3 ऑफ द पीपल जो है उसके अंदर चले गए थे, तो वो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर आई थी ऐसी फ्लड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नाउ 47th क्वेश्चन में है, साइलेंट वैली इज अ नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर। साइलेंट वैली जो होती है ये पेरियार रिवर के ऊपर अपनी होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, केरला, इंडिया के अंदर जो अपने पास केरला स्टेट है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो ये पेरियार रिवर जो है उसके ऊपर सिचुएटेड है साइलेंट वैली, जो कि केरला के अंदर है। केरला की बाउंड्री के आसपास से ही निकल के जाती है, जैसे केरला की बाउंड्री है ना उसी के आसपास से निकल के जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 48th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टीवर्डशिप क्या होती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप का मतलब होता है कि एक डीप कमिटमेंट कर देना या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की केयर करने के लिए, किसी पर्सनल एसेट की केयर करने के लिए, समझ रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, एक कमिटमेंट दे देना इन सब की केयर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप। अब कई जगह तो देखो भैया इसमें ये दिया जाता है कि डज नॉट हैव की बात कर रखी है, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं अर्बन कम्युनिटीज की। तो जो अर्बन कम्युनिटीज होती हैं जो मेनली क्या होती हैं, अब आपको ये तो पता होगा ना यार, याद रखने का तरीका है कि जो शहरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से भी उनको मतलब नहीं होता, तो स्टीवर्डशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट वाली बातें होती है वो तो दूर दूर तक बात है ना। तो इसलिए अर्बन जो पीपल होते हैं या जो पेस्टोरल कम्युनिटीज होती है, पेस्टोरल कम्युनिटीज क्या होती हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज, हाँ ये एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। पेस्टोरल कम्युनिटीज क्या होती हैं, ये वो कम्युनिटीज होती हैं जो गाय भैंस वगैरह को बेसिकली पशुपालन के ऊपर डिपेंड थी, पहले के टाइम पे ज्यादा होती थी, पशुपालन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे एरिया पे जाते थे, बंजारे टाइप के लोग जो होते थे ना उनको बोलते हैं पेस्टोरल कम्युनिटीज। तो अर्बन कम्युनिटीज इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट एरिया इज, रिमोट एरिया क्या होता है, ये देखो रिमोट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि फार अवे फ्रॉम मेनलैंड। इसका क्या मतलब है, देखो भैया किसी एक ऐसी जगह पे, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई ऐसी पॉपुलेटेड एरिया है या कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई कंपनी सिचुएटेड है, अब उस कंपनी सिचुएटेड की एक मीटिंग रखनी है, तो वो रिमोट एरिया में रखने से क्या होगा, क्या होगा, ज्योग्राफिकल इनिक्विटी होगी। ज्योग्राफिकल इनिक्विटी का मतलब वहां पे पहुंच पाना मुश्किल होगा ना। रिमोट एरिया क्या होता है, फार अवे फ्रॉम मेनलैंड, मेनलैंड से बहुत ज्यादा दूर, तो यार उसमें वो किस में आता है, सोशल में नहीं आ पाएगा, इकोनॉमिक में नहीं आ पाएगा। हाँ इकोनॉमिक में आ सकता है कि पैसे ज्यादा लग जाएंगे वहां पहुंचने में, बट पहुंचना मुश्किल होगा ना यार। ज्योग्राफिकल इनिक्विटी तो सबसे पहले आती है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेनली इसका मतलब क्या है कि अगर हम रिमोट एरियाज में ऐसी जगह पे जो बहुत ज्यादा दूर है मेन लैंड से,
वहाँ पे अगर मीटिंग रखेंगे तो क्या उसके कंसिक्वेंसीज होंगे, वो कंसिक्वेंसीज ये होंगे कि वहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा जियोग्राफिकल रीजन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द मेन सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनविस इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है एनविस लोकेटेड, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ठीक है जी, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एनवायरमेंट की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उसमें डील्स करते हैं, तो कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके एक दो सेशन के क्वेश्चन और पढ़ के जाइएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो 12th के बेसिस तक भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह तो आपके इजीली निकल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।